चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान में लोकायुक्त संस्था से संबंधित चर्चा करेंगे। हम इसमें यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में लोकायुक्त से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, उसकी कार्य क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, वह किन व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध जांच कर सकता है और किन के विरुद्ध नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भूमिका और परिचय। सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा राज्य में लोकायुक्त संस्था की स्थापना के लिए कानून पारित हुआ। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उड़ीसा राज्यों में 1970 में यह विधानसभा ने वहाँ की ये कानून पारित किया कि वहाँ पे जो है लोकायुक्त संस्था की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर हो नहीं पाया। काफ़ी समय बाद लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई। इधर 1971 में महाराष्ट्र ने ये कानून पारित कर दिया कि यहाँ लोकायुक्त संस्था की स्थापना होनी चाहिए, और महाराष्ट्र में 1971 में लोकायुक्त की स्थापना हो गई। तो उड़ीसा ने कानून पहले पारित किया, लेकिन पहले स्थापना महाराष्ट्र ने की। राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के द्वारा यह संस्था कार्यरत है। राजस्थान में इसकी स्थापना 1973 में हुई। राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की सहमति से की जाती है। तो राजस्थान में जो लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। सभी राज्यों में राज्यपाल ही नियुक्ति करता है, और इस नियुक्ति में यह महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री और साथ ही साथ विधानसभा का जो नेता प्रतिपक्ष होता है, उन दोनों की सिफारिश के आधार पर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। स्थापना माफ़ कीजिए, नियुक्ति जो है उसमें मुख्यमंत्री सिफारिश करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश को सहमति जो देता है वो विधानसभा का विपक्ष का जो नेता है वो देता है। इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से की जाती है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोकायुक्त कौन बन सकता है, कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या अभी वर्तमान में कार्य कर रहा हो, उसे ही लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। इससे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, और इसका दर्जा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। इसके जो वेतन भत्ते होंगे वो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसके बराबर होंगे और मुख्य न्यायाधीश के समान, और साथ ही साथ इसका जो रैंक है, दर्जा है, वो ठीक वैसा ही होगा जैसा मुख्य न्यायाधीश होता है उच्च हाई कोर्ट का, उसके बराबर, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसके बराबर उसकी रैंक होगी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये ध्यान रखें, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्य के प्रथम लोकायुक्त आई डी दुआ पहले लोकायुक्त थे, और वर्तमान में लोकायुक्त अभी कोई है नहीं है। ये वीडियो बनाने के समय सज्जन सिंह कोठारी जो लोकायुक्त थे वो रिटायर हो गए हैं, और उनके स्थान पे अभी कोई नया लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया गया है। यद्यपि अधिनियम में उप लोकायुक्त का पद भी सर्जित है, मगर इसकी नियुक्ति केवल एक बार 1973 में की गई। KPU मेनन जो है उप लोकायुक्त नियुक्त किए गए। तो ये देखने लायक है कि उप लोकायुक्त और लोकायुक्त दोनों पद हैं राजस्थान में, लेकिन पहली बार ही केवल उप लोकायुक्त KPU मेनन को बनाया गया। उसके बाद यहाँ उप लोकायुक्त का पद नहीं भरा गया है, पद रिक्त ही रहा है, और वर्तमान में तो दोनों ही पद रिक्त चल रहे हैं। अब देखते हैं लोकायुक्त के कार्य क्या क्या हैं। तो मुख्य कार्य क्या है? राज्य सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय जो संस्थान है यानी पंचायत राज और नगर पालिकाएं के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करना।
तो इनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होती है मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी राज्य सरकार के और साथ ही साथ स्थानीय निकायों के अधिकारी और कर्मचारी, उनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होती है उनकी जांच करना और जांच के बाद मामले को या तो निरस्त करना, यदि शिकायत सही नहीं है तो मामला निरस्त कर दिया जाएगा, या फिर सक्षम अधिकारी जो भी है इन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जो सक्षम अधिकारी है उसको ये शिकायत आगामी कार्रवाई के लिए अनुशंसा करना, उनको फॉरवर्ड कर देना कि ये शिकायत सही पाई गई है, अब इन पे कार्रवाई की जाए और ये कार्रवाई की जाए। इसके अलावा है दुर्भावनावश कोई शिकायत कर देता है, किसी अधिकारी कर्मचारी मंत्री के खिलाफ कोई दुर्भावनावश शिकायत कर देता है तो उस शिकायतकर्ता को ही दंडित करने का काम लोकायुक्त करता है। भ्रष्टाचार, तीसरा देखिए, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए स्वयं की पहल पर ही किसी प्रकरण में जांच प्रारंभ करना, ये भी है एक महत्वपूर्ण, कि जरूरी नहीं है शिकायत ही प्राप्त हो। यदि लोकायुक्त को ज्ञात हो जाता है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है तो वह स्वयं खुद ही बिना किसी शिकायत प्राप्त किए ही जांच कर सकता है। इसके अलावा है लोकायुक्त सचिवालय का कार्मिक और वित्तीय प्रशासन का संचालन करना। जो सचिवालय है लोकायुक्त, उसमें भी विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं, तो उनका कार्मिक प्रशासन करना लोकायुक्त का काम है। कुछ इसकी शक्तियों की भी हम इसमें चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी इसको शक्तियाँ प्राप्त है, जो देखते हैं। देखिए, पहला है लोकायुक्त प्राप्त शिकायतों के संबंध में किसी भी अधिकारी जिसे वह उचित समझे सूचना देने के लिए या कागजात प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है। यानी जब शिकायत प्राप्त हुई है किसी विभाग से संबंधित, तो वह किसी भी उस अधिकारी को, किसी विभाग में मान लीजिए किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है, तो वह लोकायुक्त उस विभाग के कर्मचारी अधिकारी को बुला सकता है कि आप जो है सूचना दीजिए, कोई सूचना मांग सकता है उससे या कोई कागजात रिकॉर्ड्स मांग सकता है। शिकायत की जांच के संबंध में लोकायुक्त को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। सिविल न्यायालय की शक्तियां किस प्रकार से होती है, जैसा एक न्यायालय अपनी कार्रवाई के दौरान करता है वैसा ही लोकायुक्त कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए बुला सकता है, उससे एफिडेविट यानी शपथ पत्र प्राप्त कर सकता है, उससे बयान ले सकता है, कोई दस्तावेज प्रस्तुत करवा सकता है, उससे कह सकता है कि आपके पास ये जो कागज़ हैं या ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये पेश कीजिए। कार्यालय से अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त कर सकता है, जो रिकॉर्ड है उनकी प्रतियां भी प्राप्त कर सकता है। तो ये जो सिविल न्यायालय की प्रोसीजर है उसको यहाँ लोकायुक्त फॉलो कर सकता है। गवाही के लिए बुला सकता है, एफिडेविट प्राप्त कर सकता है, उससे रिकॉर्ड मंगवा सकता है, ये शक्तियाँ हैं। लोकायुक्त के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई आईपीसी यानी भारतीय जो दंड संहिता 1860 है के अंतर्गत एक न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है। न्यायिक कार्रवाई का अर्थ यह हो गया कि फिर वो अपना फैसला देता है और उस फैसले को जो है लागू करना होता है। तो इस प्रकार से एक न्यायालय के रूप में लोकायुक्त कार्य करता है। लोकायुक्त का कार्य क्षेत्र समझे हम कि क्या कार्य क्षेत्र है, ज्यूरिडिक्शन। इसका अर्थ हुआ कि किन किन व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध लोकायुक्त जांच कर सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझे। लोकायुक्त जांच कर सकता है राज्य सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के जो भी मंत्री हैं उनके विरुद्ध जांच कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता। राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी, सचिव, विभागाध्यक्ष सहित स्थानीय निकायों के अधिकारी कर्मचारी और जो निगम बोर्ड है राज्य सरकार के निगम बोर्ड, जैसे रोडवेज हुआ, विद्युत मंडल हुआ, इनके जो अधिकारी कर्मचारी है इनके खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। तो इस प्रकार से लगभग सभी अधिकारी और कर्मचारी इसके दायरे में आ गए। एक बार पुनः देखिए, राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, सचिव और विभागाध्यक्ष। सचिव आप जानते हैं सचिवालय के जो व्यक्ति हैं, विभागाध्यक्ष हमने
पिछले वीडियो में देखा, विभागाध्यक्ष कहते हैं जितने भी निदेशालय हैं उनके निदेशकों को, साथ ही साथ स्थानीय निकाय यानी जो नगर पालिकाएँ और पंचायत राज संस्थाएं हैं उनके जो कर्मचारी अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो निगम और बोर्ड है राज्य सरकार के, जैसे बिजली बोर्ड हुआ, राजस्थान पथ परिवहन निगम हुआ, राजस्थान वित्त निगम हुआ, इनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जो भी शिकायतें प्राप्त होती है भ्रष्टाचार संबंधी, उनकी जांच कर सकता है। अब देखिए, जिला परिषद का जो प्रमुख होता है और उप प्रमुख होता है उसके खिलाफ जांच कर सकता है। पंचायत समिति का प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ जांच कर सकता है। नगर निगम जो होते हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा में नगर निगम है हमारे, अजमेर इत्यादि में बड़े शहरों में, उनके महापौर यानी मेयर और डिप्टी मेयर, उप महापौर के खिलाफ। नगर पालिका और नगर परिषदें हैं छोटे शहरों में, उनका जो सभापति और उपसभापति होता है उसके खिलाफ। यूआईटी नगर सुधार न्यास है उसके अध्यक्ष के खिलाफ। और स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत को छोड़कर कि जो स्थायी समितियां होती है, इन निकायों की कुछ समितियां बनाई जाती है, स्थायी समितियां, तो उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनके खिलाफ। तो इस प्रकार से लोकल बॉडी जितने भी है, स्थानीय संस्थाएं जितनी है, वो सभी आ गई, लेकिन ग्राम पंचायत को छोड़ दिया गया है। ग्राम पंचायत के खिलाफ जो है मामले की जांच वो नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से इसका ज्यूरिडिक्शन काफ़ी विस्तृत है, जिनके खिलाफ वो जांच कर सकता है। अब वो देखते हैं जिनके खिलाफ वो जांच नहीं कर सकता है। जैसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों के खिलाफ, चाहे चीफ जस्टिस हो या कोई अन्य, अनुच्छेद 236 ख में परिभाषित न्यायिक सेवा के सदस्य, न्यायिक सेवा के जो सदस्य हैं जुडिशियल सर्विस के, उनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता है। किसी न्यायालय, राज्य में जो न्यायालय होते हैं उनके अधिकारी और सेवकों के खिलाफ जांच नहीं कर सकता है। महालेखाकार, एजी जो होता है, अकाउंट जनरल, उसके खिलाफ जांच नहीं कर सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ जांच नहीं कर सकता, अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ, बाकी के खिलाफ कर सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ जो हमारे राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त हो उसके खिलाफ। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है, सीईओ, उसके खिलाफ जांच नहीं कर सकता है। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा सचिवालय के जो कार्मिक वर्ग है, विधानसभा सचिवालय के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता है। और जैसा कि पहला आया, पंचायत ग्राम पंचायतों को छोड़ दिया है, तो सरपंच और पंच के खिलाफ और साथ ही साथ विधायक के खिलाफ जांच नहीं कर सकता। ये बड़ी विचित्र बात है। मंत्री के खिलाफ कर सकता है लेकिन विधायक के खिलाफ नहीं, यानी जो सामान्य विधायक या सरकार में मंत्री नहीं है उसके खिलाफ जांच नहीं कर सकता है। तो ये भी बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखें। इसके बाद है वह अपना प्रतिवेदन, रिपोर्ट की बात है, अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन है वह राज्यपाल को सौंपता है और हर साल जो उसने कार्य किया है उसका एक सालाना प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करता है लोकायुक्त और उसे राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल उसे विधानसभा के पटल पर रखवाता है। विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है वो रिपोर्ट, जिस पर विधानसभा में चर्चा होती है। तो इस प्रकार ये एक छोटा सा वीडियो हमने लोकायुक्त के ऊपर देखा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।